एक समय में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहा करती थी और अब जो है भीड़ काफ़ी कम हो गई कि भारत असल में सोने की चिड़िया है। इसका खासकर गोपुरम 144 फीट का है और तकरीबन आज से 1500 वर्ष पहले इसे बनवाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कन्याकुमारी में एक नहीं दो शक्तिपीठ हैं। एक है सुसिद्रम और एक है कन्याकुमारी में। सुसिद्रम में कहते हैं कि माता सती का दांत गिरा था और यहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना पौराणिक हिसाब से काफ़ी सालों पहले की गई थी। सुसिद्रम मेन कन्याकुमारी से तकरीबन 19 किलोमीटर पड़ता है और आप कन्याकुमारी से या बस स्टैंड से या बस स्टॉप से डायरेक्ट यहाँ के लिए लोकल बसें चलती रहती हैं और इसका किराया होगा तकरीबन 30 रुपये। तो लोकल बस पकड़िए और इसी बहाने कन्याकुमारी में ही सुसिद्रम स्थित है, कन्याकुमारी ज़िले में, और आ जाइए सीधे सुसिद्रम। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी आते। उनका कन्याकुमारी में आना एक्चुअल में प्रस्तावित नहीं था, वो मजबूरी थी। मजबूरी ऐसी, एक समय में विवेकानंद जी काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धन के रूप में भी, आर्थिक रूप से भी मजबूत थे और ज्ञान के विषय में भी। फिर वह रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं और रामकृष्ण परमहंस जी उनको बोलते हैं कि तुम में मुझे भगवान दिखता है। और कई सारे गुरु और शिष्य के बीच जो है शास्त्रार्थ होते हैं। कई सारे मन में प्रश्न रहते हैं विवेकानंद जी के, तो कई सारे प्रश्न उनसे वो पूछते रहते हैं। और ये है सुसिद्रम का जल विहार, होप आपको दिखेगा। एक समय में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहा करती थी और अब जो है भीड़ काफ़ी कम हो गई है। जल्दी यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे क्योंकि फ़िलहाल तमिलनाडु में कोविड केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा कोविड केसेस हुआ करते थे, अभी जो हैं केरला में ज़्यादा कोविड केसेस हैं। इसीलिए तमिलनाडु सरकार केरला के डर से यहाँ भी थोड़ा लॉकडाउन में सख्ती बरते हुए है, क्योंकि यहाँ से भी केस आ रहे हैं, कम आ रहे हैं पहले की अपेक्षा, आज से 1 महीने 2 महीने पहले की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे केसेस अभी भी हैं। खैर, मैं बात कर रहा था विवेकानंद जी के, तो विवेकानंद जी ने अपना टूर प्रारंभ किया जब वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। एक प्रकार का व्रत होता है कि आप बिना पैसे के, बिना धन के, सिर्फ भिक्षा में ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक यात्रा शुरू की और ज्ञान की प्राप्ति में, इस यात्रा में उन्हें कई सारे लोग मिले। इन लोगों में कुछ अमीर थे और ज़्यादातर गरीब। जब वो इतिहास पढ़ा करते थे विवेकानंद जी, तो वो हमेशा एक बात में ज़्यादा विश्वास किया करते थे कि भारत असल में सोने की चिड़िया है। फिर वह सोने की चिड़िया बिना पंखों के कैसे हो गई? पर जो है कतर दिए गए, उसके पैरों को बेड़ियों से बांध दिया गया और पिछले 1000 साल से वह गुलामी झेल रही थी। जब भारत के विभिन्न हिस्सों से वो गुजरे तो देखते हैं कि यहाँ पे गरीबी चरम पे है, लोग भूख से मर रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, लूट मार, डकैती, ठग। मगर ठग एक्चुअल में एक प्रकार के क्राइम में बिलीव किया करते थे। उनकी जो देवी थी वो माँ काली थी और जो ठग थे वो ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स थे उनको पकड़ लिया करते थे, उनका सामान लूट लिया करते थे और उसके बाद कुछ लोगों का बलि चढ़ा दिया करते थे, तो वो ठग कहलाते थे। आजकल हम नॉर्मल ठग में यूज़ करते हैं, टी शर्ट पहन लेते हैं ठग का, बहुत कूल दिखने की कोशिश करते हैं, मगर ठग असल में वही थे। बाद में अंग्रेज़ों ने उन ठग की प्रथा को बंद किया। जो ठग की प्रथा में विश्वास किया करते उनको पकड़ा और बाद में जेलों में बंद किया, फांसी भी चढ़ा दिया। खैर, मैं अपने टॉपिक से भटक गया, क्षमा चाहूँगा। तो विवेकानंद जी टूर करने लगे पूरे देश की, सिर्फ भिक्षा में रहते थे और भिक्षा से ही अपना गुजर बसर किया करते थे।
धीरे धीरे ट्रैवल करते करते वो पहुँचे कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में एक छोटा सा टापू था। मान्यता ये थी उस टापू में कि यहाँ पे देवी कन्याकुमारी या आदिशक्ति आराधना किया करती थी, और इस आराधना में वो इतनी विलीन हो गई कि भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न हो गए, और इतनी छोटी सी उम्र में उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि वर मांगो। तो वर में उन्होंने उनसे शादी का प्रस्ताव उन्होंने रख दिया। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। खैर वो शादी नहीं हो पाती है। तो विवेकानंद जी भी उस जो है टापू पे चले जाते हैं, तैर के चले जाते हैं। कई सारे बोलते हैं कि रुक जाओ, मत जाओ, डूब जाओगे वगैरह वगैरह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड्स थी, लहरें काफ़ी ज़्यादा थी। विवेकानंद जी नहीं मानते और तैरते हुए पार करके उस टापू पहुंच जाते हैं। टापू पे पहुंचने के बाद वहाँ पे वो 3 रात और 3 दिन तपस्या करते हैं। इस तपस्या में कहते हैं कि विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहाँ से वो शुरू करते हैं दक्षिण भारत के राज्यों से होते हुए वो उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं और वेदांत का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी उपनिषदों का प्रचार प्रसार। क्योंकि न सिर्फ विवेकानंद जी बल्कि उनके पिताजी भी कई सारे ग्रंथों पे रिसर्च कर चुके थे, और उन्हें सारे ग्रंथों में, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उनका सार वो वेदांत में पाते, यानी उपनिषदों में। क्योंकि अगर हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं या विश्वास करते हैं अपने वेदों में, पुराणों में, तो यही पाते हैं कि सबका सार वेदांत में है, यानी उपनिषदों में है। तो उपनिषदों का प्रचार प्रसार वो शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको कम करने का प्रयास करते हैं। साथ में उनका एक ही ध्येय रहता है कि भारत के युवाओं में एक जोश भरना, क्योंकि भारत के युवाओं में अब कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। उस ज़माने में क्योंकि अंग्रेज़ों के अधीन रह चुके थे, उसके पहले कई सारे आक्रांताओं के अधीन रह चुके थे, तो कॉन्फिडेंस की कमी सबसे बड़ी बात। जब आपके पास विश्वास ही नहीं रहेगा तो आप हथियार कैसे उठाओगे? जब आप हथियार नहीं उठाओगे तो आप लड़ोगे कैसे, और लड़ोगे नहीं तो विजयी कैसे होगे? प्रकृति हमें हमारी परीक्षा लेती है। सफलता के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा देश के लिए, देश के प्रति, देश के समाज में, देश में रहने वाले हर व्यक्ति के प्रति आपको उदार होना पड़ेगा। तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वो पहुंच जाते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में, और विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदुओं, खासकर जो हमारे संत महात्मा हैं, उनकी इमेज थोड़ी कम थी। वहाँ पे बैठे थे कई बड़े बड़े मौलवी, कई बड़े बड़े प्रीस्ट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिलोंग करते थे, ज्यूज़ कम्युनिटी के बिलोंग करते थे। तो इंडियंस को अनएजुकेटेड, अनएथिकल माना करते थे। उनके पास टॉपिक आता है कि आप स्पीच दें ज़ीरो की, कि वेस्टर्न कल्चर भी ये मानता है कि भारत जो है एक ज़माने में काफ़ी रिसर्च पे खर्च किया करता था। इसमें से एक इन्वेंशन हुआ था ज़ीरो, आर्यभट्ट द्वारा। तो आप ज़ीरो में बोलिए। कहते हैं वो लगातार 1 हफ्ते तक बोलते रह गए, और ज़ीरो में 1 हफ्ते तक कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे, वहाँ पे बैठे हुए थिंकर्स इस विषय में विचार करने लगे, और इस विषय में विचार करते हुए कई सारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं कि जिस देश में ऐसे सपूत रहते हों, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति विचरण करते हों, सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है इस देश को बढ़ाने के। बाद में उनके नाम से एक मेमोरियल की स्थापना की जाती है, और वो मेमोरियल जो है आपको भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पे, मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु पे आप पाएंगे, जिसका नाम अभी केप कैमोरिन एक समय पे था, अब वह जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल हो गया। फ़िलहाल मैं हूँ भारत के कन्याकुमारी के दूसरे शक्तिपीठ में, का नाम सुचिद्रम कहते हैं, ना कि सुचिद्रम है। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन जो है, कहते हैं कि तमिल और हिंदी जो आप बोलते हो वो आप लिखते हो। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो सुचिद्रम है। इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ोगे सुचिद्रम, CH लिखा था सुचिद्रम, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जब आइएगा तो जब बस में बैठिएगा तो सुचिद्रम बोलिएगा, ना कि सुचिद्रम, जब आप कन्याकुमारी से आइएगा। क्योंकि अभी मैं जब आ रहा था तो मैं जब सुचिद्रम बोला था, सुचिद्रम नारायणी शक्तिपीठ जाना है मुझे, तो बस वाले भी कन्फ्यूज हो रहे थे। बाद में एक व्यक्ति उन्हीं के बगल में बैठा था, तो उन्होंने बोला कि आप सुचिद्रम ना बोलें, सुचिद्रम बोलें। तो यहाँ पर जब आप आइएगा तो
सुशिद्रम बोलिएगा, ना कि सुचिद्रम। और ये हैं हमारे विवेकानंद जी। विवेकानंद जी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। सुचिद्रम में अगर आप आते हैं तो प्रयास करिएगा कि नारायणी देवी टेम्पल के जस्ट बगल में श्री स्थानमलयम टेम्पल है। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की प्रतिमा है और साथ में हनुमान जी की 22 फीट की ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हनुमान जी के दर्शन और त्रिदेवों के दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि और अनुसुईया के समय के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर जो है, इसका खास कर गोपुरम 144 फीट का है और तकरीबन आज से 1500 वर्ष पहले इसे बनवाया गया था। सोचिए 144 फीट और 1500 वर्ष पहले बनाया गया स्ट्रक्चर। गोपुरम इसका जो है रंगीन नहीं है। ज़्यादातर आप गोपुरम पाएंगे ज़्यादातर साउथ इंडिया के अदर स्टेट्स में, तो गोपुरम कई रंगों से लिपा पोता रहता है, लेकिन ये गोपुरम पूरा सफ़ेद है और यहाँ का ये रिवाज है इसे सफ़ेद ही रखना है। जनवरी के समय में इसी क्षेत्र पे आप रथ यात्रा पाएंगे। जैसे कि पुरी में रथ यात्रा होती है, तो जनवरी में भी यहाँ पे रथ यात्रा होती है, तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो रथ यात्रा के समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भीड़ भड़क के थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आप सुशिद्रम आते हैं और यहाँ से आपको निकलना है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में आपको ट्रेन वगैरह नहीं मिलती, तो आप कोशिश करिएगा कि नागरकोइल या नागरकोविल आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ से नागरकोविल स्टेशन जो है तकरीबन 7 किलोमीटर पड़ेगा और कन्याकुमारी यहाँ से फिर आपको वही 10 से 12 किलोमीटर। तो आप कन्याकुमारी के बजाय नागरकोविल जाएँ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेनें जो हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के बजाय वहाँ से चलने के बाद वो नागरकोविल रेलवे स्टेशन होकर ही गुजरती हैं। कन्याकुमारी में जो बसें चलती हैं, लोकल बसें जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाती हैं, उनमें 1 रुपये 2 रुपये के चिल्लर चलते हैं। अजीब बात है कि मध्य प्रदेश में या फिर ज़्यादातर छोटे ज़िलों में 1 रुपये 2 रुपये के चिल्लर बंद ही हो गए हैं और उनका जो है उपयोग बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। अब अगर आप वेंडरों से बोलेंगे 1 रुपये 2 रुपये ले लो, तो बोलेंगे कि हम ले लेंगे, लेकिन बैंक एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये क्या फंडा है, ये तो बैंक और वेंडर्स जाने, परंतु यहाँ पे तो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के चल रहे हैं। दूसरा ये कि आज मेरा कन्याकुमारी में आखिरी दिन है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे की वीडियो बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।